ऐतिहासिक क्षण था। आजाद भारत में लोकतंत्र का पहला इतिहास विरुद्ध क्षण। एक ऐसा शख्स सत्ता के सिंहासन पर आसीन हुआ जिसके पास न जाति का बल था, न वंश का और न ही विरासत का। सदियों से चली आ रही सत्ता संचालन की राजनीतिक परंपरा भी उसके खिलाफ थी। ऐसे क्षण उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजाद भारत में अति पिछड़ी जाति का पहला मुख्यमंत्री। ठाकुर, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कर्पूरी ठाकुर नाम बिहार की उस इतिहास यात्रा का प्रस्थान बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है, जिसे आज सामाजिक न्याय के साथ विकास के रूप में पहचाना जाता है। समय की दीवार पर 1977 के कर्पूरी शासन ने ही पहली बार यह इबारत दर्ज की कि बिहार में जातिगत प्रभुता के आधार पर किसी का किंग बनना या किंग मेकर बने रहना अब बेहद कठिन है, लगभग असंभव। सामाजिक आर्थिक सोपान के सबसे निचले पायदान पर खड़े अंतिम आदमी की सामूहिक चेतना को राजनीति का केंद्र बनाकर ही सामाजिक न्याय, समता और समाजवाद का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ऐ किसानों, जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ के, भेदभाव को काट के आप एक जगह आओ। जात पात हिंदुस्तान को रसातल में मिलाने वाली चीज रही है। हजारों वर्षों से इस जाति प्रथा ने हम हिंदुस्तानियों को बर्बाद किया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ, वर्तमान समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में। पिता गोकुल ठाकुर इसी गांव के निवासी थे। मां का नाम राम दुलारी देवी। गोकुल राम दुलारी के प्रथम पुत्र थे कर्पूरी ठाकुर। उनसे छोटे राम स्वारथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की 5 बहनें भी थीं। हजामी और यजमानी कार्य उनका पुश्तैनी पेशा था। पितौंझिया मूलतः अगड़ी जाति के धनवानों का गांव था। 2/3 आबादी अगड़ों की, उन्हीं का वर्चस्व, उन्हीं का आधिपत्य। वह दौर ही ऐसा था। सत्ता, संपत्ति, शिक्षा और सुविधा पर जाति विशेष का कब्जा, अगड़ी जातियों का कब्जा। बहुसंख्यक, पिछड़े और शूद्र समुदाय जाति, वर्ण, वर्ग और धार्मिक सामाजिक संस्कृति के नाम पर हाशिए पर थे। बुद्धिबल, धनबल, बाहुबल, जनबल, संस्कृति बल एवं मनोबल से वंचित जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर। अभाव, अशिक्षा और पिछड़ेपन की मार झेलती नाई जाति में जन्मे कर्पूरी ठाकुर को भी विरासत में यही पारिवारिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ठीक उस समय हुआ जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास करवट बदल रहा था। एक तरफ आजादी के संघर्ष में आम आदमी की सहभागिता सत्याग्रह के विराट विस्फोट के रूप में प्रकट हो रही थी। गांधी, गांव और गरीब एक दूसरे के पर्याय बन रहे थे और दूसरी तरफ देश के विभिन्न इलाकों के युवक युवतियों की जमातें ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने के लिए सशस्त्र क्रांति की तैयारी कर रही थी।
6 वर्ष की आयु में बालक कर्पूरी का नामांकन ताजपुर मिडिल स्कूल में हुआ। 1933 में उन्होंने 5वीं कक्षा पास की। नए साल में संक्रांति पर्व के दूसरे दिन ही बिहार की धरती डोल गई। हजारों पक्के मकान ढह गए, गरीबों की झोपड़ियां उजड़ गईं, हजारों लोग काल के गाल में समा गए। कर्पूरी का किशोर मन व्याकुल हो उठा। पहली बार अखबार और पत्र पत्रिकाओं से परिचय हुआ। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं को टटोल कर जाना कि गांधी बिहार आए। गांधी बोले, आज हम सब पर बिना किसी भेदभाव के एक समान यह घोर संकट आया है। यदि आपने और मैंने इस संकट से कोई नैतिक शिक्षा ग्रहण नहीं की तो हमारी यह उपेक्षा इस संकट से भी अधिक बुरी होगी। इन बातों से किशोर कर्पूरी ठाकुर का दिल दिमाग झंकृत हो उठा। बापू कह रहे हैं, समाज में बदलाव प्रायश्चित से ही संभव है। चंचल कर्पूरी की सोच बदलने लगी। पढ़ाई और किताबों में रुचि जागी, लेकिन तंगहाल परिवार के बूढ़े बुजुर्गों ने उनकी शादी तय कर दी और झट मंगनी पट ब्याह हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के चंदनपट्टी गांव की बालिका फुलेश्वरी से विवाह हो गया। फुलेश्वरी देवी को घर लाने की बात इस शर्त पर मंजूर की कि वह गुलाम भारत में गुलाम संतान नहीं पैदा करेंगे। 1935 में कर्पूरी समस्तीपुर के HE हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में भर्ती हुए। वर्षा हो या गर्मी या फिर हाड़ हिलाती ठंड, कर्पूरी अमूमन भूखे पेट पैदल स्कूल जाया करते। फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर। कर्पूरी के पैरों ने तब तक जूते या चप्पल नहीं देखे थे। सुबह जाते, देर शाम को घर लौटते। इस दौरान शायद ही किसी दिन उन्हें भरपेट ताजा भोजन नसीब होता। कभी बासी भात या किसी दिन चना भूंजा से ही काम चलाते। किसी दिन तेज धूप में 6-7 किलोमीटर का फासला तय करना बर्दाश्त से बाहर होता। छात्र कर्पूरी रास्ते में ही किसी पेड़ की छाया में आराम करते और शाम होने पर घर लौटते। धूप खाने से बचने के लिए पूरे दिन भूखे पेट रह जाते। अपने सहपाठियों से पुस्तक मांग मांग कर अपना होमवर्क पूरा करते। पत्र पत्रिकाओं के प्रति लगाव बढ़ा। पढ़ाई के साथ इनकी अन्य गतिविधियां उभार पाने लगी। नेतृत्व की भावना दिखने लगी। वह कम्युनिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हो गए। फेडरेशन के अनुमंडलीय मंत्री बने। एक दिन समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की एक सभा हुई। समाजवादी नेता पंडित रामनंदन मिश्र सभा को संबोधित करने आए। सभा में कर्पूरी ठाकुर को भी बोलने का मौका मिला। छात्र कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी भाषण दिया। हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी, लेकिन इस भाषण के चलते उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। वह अनुमंडलीय कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की जेल और 50 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
किशोर कर्पूरी ठाकुर ने सजा कबूल की और आजादी के आंदोलन में पहला कदम बढ़ा दिया। 1939 में कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में पास हुए। परिवार की राय थी कि कर्पूरी आगे की पढ़ाई का विचार त्याग दें, किसी नौकरी चाकरी में लग जाएं। लेकिन धुन के पक्के कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। माता पिता से जिद करके उन्होंने दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज के कला संकाय में नामांकन करा लिया। वह रेलगाड़ी से समस्तीपुर से दरभंगा आने जाने लगे, लेकिन रेलगाड़ी का किराया और कॉलेज की फीस जमा करने के लिए रुपये कहां से आए? सो कर्पूरी ठाकुर दरभंगा में एक वरीय अधिवक्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। फिर भी कभी कभार टिकट के लिए पैसे कम पड़ जाते, लेकिन कर्पूरी निश्चिंत, पैसे कम हैं तो क्या हुआ, पांव में तो दम है। वह समस्तीपुर से 2 स्टेशन आगे किशनपुर तक पैदल जाते और वहां से टिकट लेकर हायाघाट या लहेरिया सराय स्टेशन उतरते, फिर वहां से पैदल कॉलेज। लेकिन युवा कर्पूरी ठाकुर ने जल्द ही कॉलेज की पढ़ाई त्याग दी। गरीबी की वजह से नहीं, देश की आजादी के लिए, राजनीतिक संघर्ष में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी की तानाशाही के खिलाफ साम्राज्यवादी ब्रिटेन भिड़ गया। भारत में नारा लगा, न देंगे एक पाई, न देंगे एक भाई, हम लड़ेंगे अपनी आजादी की लड़ाई। और इधर कर्पूरी ठाकुर ने दृढ़ संकल्प के साथ आजादी के संघर्ष पथ पर पहला कदम बढ़ाया। वह रामगढ़ कांग्रेस में शामिल हुए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रामगढ़ कांग्रेस से लौटकर 1942 में करेंगे या मरेंगे के संकल्प के साथ कर्पूरी ठाकुर अगस्त क्रांति की याद
नित्यानंद सरदार, गुलाली सोनार जैसे ट्रेनर से मिले। तेजी से पहाड़ चढ़ने, दौड़ते भागते, छिपने छिपाने और दुश्मन पर एक साथ हमला करने के गुर सीखे। लेकिन रास आई जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह की सीख कि हमें बदला नहीं, बदलाव का ज्ञान चाहिए। हिंसा हत्या का उन्माद जगाने वाला युद्धवाद नहीं, क्रांति के लिए प्रेरित करने वाला समाजवाद का दर्शन चाहिए। हमें युद्ध की कला नहीं, क्रांति का विज्ञान सीखना सिखाना है। ट्रेनिंग पूरी होते होते कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सिपाही बने और नेपाल से बिहार आकर समाजवादी क्रांति के सेनापति बन गए। अगस्त क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण से दीक्षित सेनापति। वह अगस्त क्रांति का अलख जगाने लगे। हजारों युवा साथियों की आंखों में आजाद भारत के समाजवादी सपने बोने लगे। उन्होंने समस्तीपुर में गुप्त कार्यालय बनाया, लेकिन सितंबर 1943 को छापा मारकर पुलिस ने उसे सील कर दिया। तब कर्पूरी ठाकुर ने अपने ही गांव पितौंझिया के मध्य विद्यालय को गुप्त कार्यालय बनाया। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक बन गए। पुलिस की नजरों से बचते हुए आंदोलन के क्रियाकलाप चलाने लगे। दिन में अध्यापन और रात को आजाद दस्ते का अभियान। लेकिन एक चूक हो गई। अपने साथी राम बुझावन सिंह और सत्यनारायण आजाद के साथ एक दिन वह पर्चा बांटकर देर रात स्कूल लौटे। सोशलिस्ट साथी वशिष्ठ नारायण सिंह वहां पहले से मौजूद थे। वह दरभंगा जेल से भागकर निकले थे और लुकते छिपते पितौंझिया पहुंचे थे। पुलिस उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। रात के लगभग 2 बजे पुलिस ने अचानक स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को भागने का मौका नहीं मिला। पुलिस सबको गिरफ्तार कर दरभंगा जेल ले गई। 1 वर्ष की सजा हुई। यहीं से कर्पूरी ठाकुर की पहली जेल यात्रा शुरू हुई। कारागार की इसी कोठरी में कर्पूरी ठाकुर ने समाजवाद का नया पाठ पढ़ा, समाजवादी साहित्य का गहन अध्ययन किया। जेल की अमानवीय व्यवस्था और राजनैतिक कैदियों के साथ दुर्दांत अपराधियों की तरह व्यवहार, सड़ा गला भोजन, इसके बीच कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी ज्ञान की लौ विरोध की चिंगारी बन गई। उन्होंने कैदियों को संगठित किया। उनके नेतृत्व में कैदियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जेल अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। ब्रिटिश हुकूमत के निर्देश पर कर्पूरी ठाकुर को स्थानांतरित कर झट दरभंगा से भागलपुर कैंप जेल रवाना कर दिया गया। लेकिन गुलाम देश में जेल तो जेल थी, क्या दरभंगा और क्या भागलपुर। एक जैसी अमानवीय व्यवस्था, जिस पर भागलपुर जेल में तो अपराधी और राजनीतिक कैदियों में कोई भेद ही नहीं था। नतीजतन भागलपुर जेल में कदम रखते ही कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा जेल की तर्ज पर कैदियों को संगठित किया और धरना प्रदर्शन की बजाय खुद आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरे 28 दिन वह मरणासन्न हो गए। 29वें दिन सरकार झुकी, उनकी सभी मांगे मानी और अनशन तोड़वाया। अक्टूबर 1944 को सजा समाप्त हुई, लेकिन गवर्नर के आदेश पर नजरबंद कर कर्पूरी ठाकुर को भागलपुर कैंप कारा से हटाकर भागलपुर केंद्रीय कारा में डाल दिया गया। यहां समाजवाद के जुझारू विद्यार्थी कर्पूरी ठाकुर गंभीर शिक्षक बन गए।
करीब 250 जेलबंद स्वतंत्रता सेनानियों के साथी शिक्षक। वह कभी रूस की तो कभी फ्रांस की क्रांति का इतिहास पढ़कर सुनाते, कभी भारत की आजादी की लड़ाई का वर्तमान इतिहास बताते, कभी लेनिन, ट्रोट्स्की और माओ त्से तुंग की जीवन गाथा का वाचन करते। देखते देखते भागलपुर सेंट्रल जेल समाजवाद का आदर्श विद्यापीठ बन गई। करीब 12 महीने क्लास चली। 26 महीने बाद नवंबर 1945 में कर्पूरी ठाकुर की जेल यात्रा समाप्त हुई। बाहर आकर कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बने 1946 में। उनका नारा था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। गरीबी की पीड़ा और अज्ञानता के अंधेरों में गुम बिहार के गांव गांव में यह नारा गूंजने लगा। 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज उगा, नई सुबह की लाली फैल गई। आजादी के चंद महीनों में ही कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में किसानों की संस्था हिंद किसान पंचायत पूरे बिहार में विख्यात हो गई। आजाद देश में संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा के साथ चुनावी संघर्ष की नई यात्रा शुरू हुई। सन 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। लोकसभा के साथ हुए विधानसभा चुनाव। समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। पैदल और साइकिल पर चुनाव प्रचार किया, कंधे पर झोला लटकाए क्षेत्र के गांव-गांव का दौरा किया। पूरे ताजपुर विधानसभा क्षेत्र में नारा चल पड़ा, जिसके माथे तेल नहीं उसे हराना खेल नहीं। चुनाव नतीजे ने नारे को सही साबित किया। कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी बहुमत से हराया। तब से सन 1988 तक बिहार की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। कर्पूरी जी को पराजित करने के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए ताजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आई थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के किसी भी चुनाव में नहीं हारे। हर चुनाव में वह अमूमन विपक्ष के उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और हर चुनाव में विजयी हुए। अपने संपूर्ण विधायक काल में वह बिहार की जनता के साथ सदैव जुड़े रहे। उसके सुख दुख में उसकी बेहतरी के लिए सतत संघर्ष करते रहे। उनका विधायक जीवन एमएलए फ्लैट नंबर 41 से शुरू हुआ और देश रत्न मार्ग स्थित भवन तक पहुंचा। लेकिन उनके दैनंदिन जीवन कर्म का स्थायी दृश्य था सत्ता राजनीति के लिए निस्वार्थ संघर्ष और समाजवाद के लिए सरल सहिष्णु लोकतंत्र का निर्माण। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पहले से पेश या पेश किए जाने वाले मुद्दों मामलों पर देर रात तक मनन, चिंतन और अध्ययन करते। विधायक के रूप में जो वेतन मिलता उसका आधा हिस्सा गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए दे दिया करते। बचे खुचे पैसों से अपना खर्च चलाते। जो हम लोग कष्ट में रहे विधायक होने के बाद भी, तो कष्ट में जिए, वो आज हमको लगता है कि पिताजी ने जो मुझको कष्ट दिया और पढ़ाई के प्रति जो मन को जागृत किया वो सही है। जून 1952 में कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी युवा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से वियना और युगोस्लाविया गए। युगोस्लाविया में वह तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो से मिले। इस पहली विदेश यात्रा से उनमें
समाजवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ विकसित हुई। दूसरी विदेश यात्रा में उन्होंने युगोस्लाविया सहित इजराइल का दौरा किया। इस बार उन्होंने दोनों देशों की कृषि व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। उन्नीस के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में गैर कांग्रेसवाद का परचम लहराया। मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में संविद सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करते ही कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी निर्णय लिया। मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इस फैसले से बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर जादुई असर हुआ। विरोधियों ने कर्पूरी ठाकुर के इस निर्णय की कर्पूरी डिवीजन कहकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन जल्द ही वे विरोधी स्वयं उपहास के पात्र हो गए। बिहार के गरीब पिछड़े छात्रों में पढ़ाई के प्रति अभूतपूर्व उत्साह पैदा हुआ। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले के साथ कर्पूरी ठाकुर की पहल पर महामाया सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति टी.एल. वेंकटरामन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग की रिपोर्ट की खबरों ने बिहार सहित पूरे देश में सनसनी फैला दी। जांच के दायरे में सिर्फ अपदस्थ मुख्यमंत्री के.बी. सहाय ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज मंत्री थे। महामाया सरकार गिर गई, लेकिन उसी दौरान बिहार पर सुखाड़ अकाल की विकराल काली छाया मंडराने लगी थी। संविद सरकार ने अकाल के खिलाफ अभियान छेड़ा। और अगले 5 महीने पहले सतीश प्रसाद, बीपी मंडल से लेकर कांग्रेसी नेता विनोदानंद झा और भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में बिहार की राज्य सत्ता गिरती पड़ती रही। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फरवरी 1969 में बिहार में मध्यावधि चुनाव हुआ। उठापटक की इस राजनीति में शामिल रहकर भी कर्पूरी जनता के लिए, जनता के संघर्ष में डटे रहे। उसी दौरान जमशेदपुर स्थित टाटा फैक्ट्री के मजदूरों के असुरक्षित नौकरी और कम मजदूरी के खिलाफ जारी संघर्ष में वह शामिल हुए। उनके साथ वह भी आमरण अनशन पर बैठ गए। लगभग 28 दिनों का अनशन चला। पूरा कारखाना ठप हो गया। अंततः टाटा प्रबंधन मजदूरों के समक्ष नतमस्तक हुआ और जमशेदपुर वीर कर्पूरी जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो उठा। इधर सत्ता के लिए उठापटक के दौर में करीब 7 महीने के दोबारा राष्ट्रपति शासन के बाद फरवरी 1970 में कांग्रेस के दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने बाद ही सरकार बैठ गई। तब मिलीजुली सरकार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनाए गए। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका वह मुख्यमंत्रित्व काल सिर्फ 163 दिनों का रहा। इस अल्प अवधि में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, राज्य में मिडिल स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की मालगुजारी पहली बार माफ कर दी। सौदेबाजी और दल बदल के राजनीतिक खेल में वह टिक नहीं सके। 2 जून 1971 को उनकी सरकार अपदस्थ हो गई और उसी क्षण
कर्पूरी ठाकुर की संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक यात्रा का मतलब और मकसद स्पष्ट हो गया। संघर्ष का मार्ग हो या सत्ता की मंजिल, कर्पूरी ठाकुर को अंतिम क्षण तक अंतिम जन का ईमानदार नायक बने रहकर ही जीना है और अंतिम जन के लिए मरना मिटना है। 18 मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन का विस्फोट हुआ। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। छात्र आंदोलन जन आंदोलन बन गया। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के साथ हो गए। वह 8 अप्रैल 1974 के ऐतिहासिक मौन जुलूस की कतार में अंतिम व्यक्ति के स्थान पर खड़े हुए। 7 मई 1974 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। जेपी सहित हजारों आंदोलनकारियों को जेल में ठूस दिया गया। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पुलिस कर्पूरी को नहीं पकड़ सकी। 19 महीने की उस गुलामी के दौरान वह अंडरग्राउंड रहे, पुलिस के हाथ कभी नहीं आए। नेपाल, कलकत्ता एवं देश के कई शहरों, यहां तक कि मद्रास में भी कामराज की अंत्येष्टि में वेश बदलकर शामिल हुए। जब तब उनके लिखे पर्चे जहां तहां मिल जाते। जनवरी 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश जी की सभा में गांधी मैदान में गिरफ्तार हुए। वह मंडल कारा फुलवारी शरीफ भेज दिए गए। 13 दिन बाद रिहा भी कर दिए गए। जून माह में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। दूसरी आजादी का पहला मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए 1971 में गठित मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उसे लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा से जनता पार्टी के अंदर बवाल मच गया। कई सदस्य इस घोषणा से क्षुब्ध हो गए। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। जनता पार्टी के सदस्यों के दबाव पर मोरारजी देसाई की केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। कर्पूरी ठाकुर ने मंडल आयोग के गठन का स्वागत किया, लेकिन बिहार में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अपने फैसले पर डटे रहे और 11 नवंबर 1978 को तमाम विरोधों के बीच साहस और संकल्प के साथ बिहार में आरक्षण लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा कर दी। इस निर्णय ने बिहार और पूरे देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। इसी ऐतिहासिक कर्पूरी फॉर्मूला ने 12 वर्ष बाद मंडल आयोग के रूप में देश के तमाम पिछड़े समुदायों को विशेष अवसर के राजमार्ग पर साथ चलने की राजनीतिक दृष्टि दी। उसी दौरान सबके लिए मैट्रिक तक की शिक्षा को निशुल्क कर दिया गया। उनका सपना था कि अगले चरण में विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को निशुल्क किया जाए। प्राथमिक कक्षा की पुस्तकों के मुफ्त वितरण का निर्णय किया और फिर अरसे से डिफंक्ट ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न करवाया। इससे सत्ता के नए केंद्र विकसित हुए और पुराने केंद्र ध्वस्त हुए। 17 फरवरी
1988 सुबह 9:15 कर्पूरी ठाकुर पूसा समस्तीपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। एकाएक हृदयाघात हुआ और अस्पताल जाते जाते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मौत की खबर फैलते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया। पटना की अदालतों से, ऑफिसों से, पुलिस थानों से, सचिवालयों से, स्कूलों और कॉलेजों से, झोपड़ियों से लोग बाग निकल पड़े जननायक के दर्शनार्थ। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यह सही कि जुल्म और सितम का कुहासा अभी घना है और खामोश आबादियों को सिर उठाना अभी मना है, मगर वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, क्या तुमने नहीं देखे उसकी हथेलियों पर कीलों के निशान, कीर्तिमान? क्या तुमने नहीं पढ़ी उसकी पेशानी पर लिखी दास्तान? वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, दरअसल परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। 18 फरवरी को देश रत्न मार्ग से शव यात्रा निकली। लाखों की भीड़ उसमें शामिल हो गई। रास्ते में हर जगह पुष्प वर्षा। जब पार्थिव शरीर बांस घाट पहुंचा, साथ चलते जन सैलाब का दूसरा सिरा देश रत्न मार्ग के कर्पूरी निवास के गेट से निकल रहा था। कर्पूरी जी का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो गया। बिहार की सत्ता राजनीति में सूनापन छा गया। ऐसा सूनापन जो सदियों में भरता